नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएएस टैंक फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट में रनिंग ए आरएएस आज का टॉपिक है। आरएएस को चलाने के लिए विभिन्न कंपोनेंट्स को एक साथ एक हारमोनी में चलाना पड़ता है। इसके लिए बहुत सी जानकारी की आवश्यकता होती है, तब ये आप अच्छी तरह से चलाकर सफलतापूर्वक उत्पादन ले सकेंगे। इसके लिए कुछ रोज़ काम करना पड़ता है, कुछ 15 दिन में और 45 दिन में कुछ कामों को करना पड़ता है। अलावा इसके और भी बहुत काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में हम लोग बताएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पारंपरिक पॉन्ड एक्वाकल्चर की तुलना में रीसर्कुलेशन सिस्टम काफ़ी हद तक दिन प्रतिदिन के अभ्यास और विशेषज्ञता को बदल देती है। इसकी ज़रूरत ऐसी होती है जिसमें मछली और पानी दोनों की देखभाल समान रूप से करनी पड़ती है। बड़े बड़े एक्वाकल्चर सिस्टम्स हैं जिसमें सब चीज़ों को प्रायोरिटी के अनुसार पर सही समय पर करना और कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ये काफ़ी कठिन काम होता है। इसलिए आपको एक रिटन इंस्ट्रक्शंस और जानकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इसको सफलतापूर्वक चला पाएंगे। आरएएस में पानी की गुणवत्ता और मछली की देखभाल दोनों एक समान रूप से ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसके लिए मशीनों और जो तमाम घटक हैं उनकी ठीक प्रकार से ट्यूनिंग की बहुत आवश्यकता होती है, जो दिन रात हर समय चलते रहते हैं, क्योंकि ये इंडिस्पेंसेबल है। रियल टाइम स्वचालित तकनीक सक्षम पूरा सिस्टम होना चाहिए, जिससे रियल टाइम में सारी की सारी निगरानी होती रहे और किसी भी आपात स्थिति में सतर्क करने के लिए एक अलार्म सिस्टम फार्म पर या दूर किसी स्थान पर आपको आवश्यक जानकारी तुरंत पहुंचा दे। इसके बगैर आरएएस को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरएएस में तमाम कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताते आए हैं। इन सब का रियल टाइम मॉनिटरिंग करना और उनको सही समय पर अलार्म सिस्टम के साथ समायोजित करके रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसको जब आप अच्छी तरह से करेंगे तो बहुत बढ़िया आप आरएएस सिस्टम को चला पाएंगे। आरएएस में तमाम घटक होते हैं जिनके बारे में सही जानकारी होना और उसे सही प्रकार से चलाना बहुत आवश्यक है। जैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो गया, इसमें पानी जो आपके पास आएगा उसको आप बैक्टीरिया रहित करके और उसकी पानी की गुणवत्ता को बिल्कुल उसके बराबर कर लेंगे जिसमें आप मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक करके एक जगह रहेगा, वहीं से आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट कहते हैं। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट आपको करना होगा। सारे पैरामीटर्स जो है पहले भी बताए जा चुके हैं, स्पीशीज़ के अनुसार मेंटेन करना पड़ेगा ताकि पानी एकदम बेहतरीन रहे। आप जो मछली का उत्पादन कर रहे हैं उसके अनुसार रहे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड रिमूवल, इसमें सेटलर एक बहुत ही साधारण सा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम है जिसको अक्सर आरएएस में नज़रअंदाज किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा सेट लेवल सॉलिड्स को निकाल देता है और आगे जो दूसरे फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ड्रम फिल्टर है, उन पर लोड बहुत कम करता है। हम लोग के यहाँ ये सिस्टम लगा हुआ है। बायो फिल्ट्रेशन करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अमोनिया कंट्रोल के लिए। उसके बाद डिसइंफेक्शन आता है जिसमें यूवी लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है। गैस बैलेंसिंग करनी पड़ती है, यानी कि CO2 स्ट्रिपिंग करके CO2 को निकालना पड़ता है। ऑक्सीजनेशन, पानी जब घूम के लास्ट स्टेज पे पहुंचता है टैंक के ठीक पहले, तब वहाँ पे किया जाता है। और जो एफ्लुएंट निकलता है उसे आप नेचर में छोड़ ना दें, इसलिए आपके पास एक ETP सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप पानी को ट्रीट करके फिर स्वच्छ पानी वातावरण में छोड़िए और वातावरण को प्रदूषण से बचाइए। ये बहुत आवश्यक है। आप बगैर ट्रीटेड पानी वातावरण में छोड़ नहीं सकते। आगे हम आपको सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या और प्रक्रियाओं की सूची के बारे में बताएंगे। ये चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। जैसे जैसे आप कार्य करते जाते हैं उसके सामने बने हुए बॉक्स में आप टिक लगाते जाएं, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या काम कर लिया है। इन डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल के रखिए, क्योंकि भविष्य में इन डॉक्यूमेंट को आप रेफ़र कर सकते हैं, इनसे तमाम चीज़ें सीख सकते हैं और आगे बढ़ने में ये आपको बहुत मददगार सिद्ध होगा। जिस काम को भी आप जितनी ज़्यादा बार करते हैं उसे अगली बार उतनी ही अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इसलिए आपको उस सब्जेक्ट में या उस विषय में अच्छी खासी मास्टरी हो जाती है।
और आपके सफलता का परसेंटेज शनै शनै बढ़ता जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आपको रोज करना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। मछली के व्यवहार का निरीक्षण करें और पानी की स्पष्टता के लिए पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण करें। ये ट्रिकलिंग फिल्टर की फोटो है जिसमें पानी निकल करके छोटे छोटे छेद से नीचे ट्रिकलिंग फिल्टर में जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है, इस जगह आप पानी की टर्बिडिटी और ट्रांसपेरेंसी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसका आप निरीक्षण करें। टैंक में प्रवाह दर की आप जांच करें। प्रवाह दर के लिए आपको मीटर लगाने पड़ेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि पानी का प्रेशर क्या है और उनका फ्लो रेट क्या है, तो 24 घंटे में आपने कितना पानी यूज़ किया। वाटर सम्प जो है उसमें लेवल क्या है पानी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं, वो आपको बता देंगी कि पानी का लेवल सम्प में कितना है। यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम में यूवी लैम्प की कार्यक्षमता की परीक्षण करिए, देखिए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फीडिंग मशीन है, उसको भी आपको रोज़ चेक करना है उसके परफॉर्मेंस के लिए कि वो ठीक से काम कर रहा है। स्प्रेइंग नोज़ल लगा रहता है ड्रम में, ये हमारे यहाँ का स्प्रेइंग नोज़ल है। ये पूरा का पूरा ड्रम फिल्टर छोटू ने बनाया है और इसमें देखिए नोज़ल्स लगे हुए हैं। इन नोज़ल्स से पानी निकलता है, ड्रम को साफ़ कर देता है, उस समय ड्रम घूमने लगता है। तमाम चीज़ें हैं। स्पीच कोन ये भी छोटू ने बनाया है, इसमें देखिए प्रेशर मीटर लगा हुआ है, हम लोग इससे स्पीच कोन का प्रेशर चेक कर सकते हैं। डोजिंग मशीन है, इससे आप NOH और लाइम ये pH रेगुलेशन के काम आता है। इन सब के फंक्शंस के बारे में आप अच्छी तरह से जांच करिए और चेक बॉक्सेस में टिक करिए। टैंक में ऑक्सीजन के प्रेशर को देखिए कि बराबर है कि नहीं। अगर आपके यहाँ कई बे लगी हैं तो उन सब के देखिए, लीकेज ना होना चाहिए, प्रेशर बराबर होना चाहिए। कितनी बिजली है रोज़ खर्च हुई है वो आप देखें, उसको रजिस्टर करें। टेम्परेचर रजिस्टर करिए कि हर टैंक का आपको अलग अलग टेम्परेचर रजिस्टर करके लिखना पड़ेगा। कितना वॉल्यूम आपने पानी रोज़ ऐड किया है वो आपको लिखना पड़ेगा, मीटर रीडिंग लीजिए इसकी। और मछली अगर मर गई है तो वो क्यों मर गई है उसके बारे में पूरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कारण, मछली का वज़न क्या था, मछली क्यों मरी, उस पर क्या साइंस थे, सिम्टम्स थे। और अगर हो सके तो उसे जांच के लिए भेजिए और उसे प्रॉपरली डिस्पोज करिए। गड्ढा खोद करके मरी हुई मछली को दबाना कम से कम 1 फीट नीचे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो पानी की गुणवत्ता टेस्ट करेंगे आप, उसके लिए DO का टेस्ट करें, मीटर लगाएं, DO की रीडिंग लें, यानी कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन सब की रीडिंग ले करके इसे दर्ज करिए। pH नापिए, pH पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एल्कलिनिटी की जांच करिए। एल्कलिनिटी 2 तरह से टेस्ट होती है, ये pH पर निर्भर करता है। अगर pH कम है तो फिनोप्थिलीन टेस्ट करेंगे, इसमें एंड पॉइंट पे पानी कलरलेस हो जाएगा। और अगर pH ज़्यादा है तो मिथाइल ऑरेंज से एंड पॉइंट निकाला जाएगा जिसमें वो ऑरेंज कलर दे देगा। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ऑक्सीजन प्रोब की मेम्ब्रेन को चेक करिए, उसे साफ़ करिए। मेम्ब्रेन इसका बाहरी हिस्सा होता है जिसके नीचे कैथोड है और उसके नीचे इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है और नीचे जिंक का एनोड होता है। एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। वो टैंक जिसमें स्टैंड पाइप लगे हैं उनको आप फ्लश करिए, उसका वाल्व खोल करके, ताकि उसमें जो भी गंदगी रुक गई है वो निकल जाए। अलार्म सिस्टम को पूरी तरह से चालू करके देखिए कि ऑन रहना चाहिए और वो ठीक तरह से काम कर रहा है। प्लस आपके सहकर्मियों ने अगर कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर तो उस बोर्ड पर जा कर के पढ़िए कि लोगों की क्या आज की फाइंडिंग्स हैं और उस हिसाब से मैनेजर को क्या डिसीज़न लेना है। इन सब बातों को नोट करके, सब बातों को टिक करके आप हर दिन का रूटीन पूरा करिए। इसके अलावा आप जब फार्म पर काम करेंगे तो आपको बहुत और भी काम करने पड़ेंगे। वो जब आप काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि किस तरह से हमें ये सब काम और करना है, जो फार्म की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। 15 दिन पे आप कैलिब्रेट करिए pH मीटर को, इलेक्ट्रॉनिक है तो इस तरह से। और अगर pH पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें भी आप देखें, उन्हें अच्छी तरह से रखिए एयर टाइट कंटेनर में और सिलिका जेल डाल के रखिए ताकि वो मॉइस्चर से ख़राब ना हो। ऑटोमेटिक फीडर्स की जांच करिए, उन्हें कैलिब्रेट करिए कि वो सही खाना गिरा रहे हैं कि नहीं। ऑक्सीजन प्रोब्स की जांच करिए कि वो सही रीडिंग दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत रीडिंग आप ले लेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर DO के मामले में ये चीज़ हो गई तो। अलार्म सिस्टम
चेक करिए और एक टेस्ट करिए कि अलार्म सिस्टम सही तरह से चल रहा है कि नहीं। इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम को भी एक बार चला के देख लीजिए कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जितने मोटर्स लगे हैं, पंप लगे हैं, वो माल फंक्शन तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में चेक करिए। जनरेटर सेट्स को चला कर देखिए, बढ़िया करंट निकल रही है, सब वोल्टेज एम्पियर सब चेक करिए, लोड डाल के चेक करिए। अगर इन्वर्टर सिस्टम कोई लगा हुआ है तो उसकी भी बैटरी की सारी जांच करिए, देखिए वो उसको भी लोड डाल के टेस्ट करिए कि लाइट जाने के बाद ये ऑन हो रहा है, लोड उठा रहा है। जो वेंटिलेशन सिस्टम्स लगे हैं उनको देख लिए कि वो निर्बाध गति से काम कर रहे हैं और हवा बाहर निकल रही है। वाटर लेवल्स को चेक करिए, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रखा है उससे पता लग जाएगा कि बफर टैंक में और सम टैंक में पानी कितना है। ये सब बातों को भी आप चेक बॉक्सेस में टिक करिए। आपके यहाँ टैंक सिस्टम लगा है तो आप देखिए उसमें बैलेंस ऑक्सीजन कितनी है और आगे का ऑर्डर कर दीजिए ताकि अब सिलेंडर सही समय पर आ जाए। बायोफिल्टर्स को बिल्कुल सही तरह से एज़ पर मैनुअल क्लीन करिए। सम्प का फ़िल्टर क्लीन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सम्प में भी फ़िल्टर होते हैं, उनको समय समय पर आपको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो उसके लेवल कम होते जाएंगे और पीछे का लेवल उठ जाएगा। इस बात से संकेत मिलता है कि सम्प का फ़िल्टर चोक हो रहा है। कोई कंप्रेसर है आपके फार्म पर तो उसमें एक नीचे की तरफ नट लगा होगा, उसे खोल करके वहाँ कंडेंस हो जाता है पानी, उसे निकाल दीजिए, नहीं तो अंदर से वो टैंक में रस्ट लग जाएगा, वो ख़राब हो जाएंगे। ड्रम फिल्टर के जितने भी नोज़ल्स हैं उन सबको रिंस करिए, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से खंगाल दीजिए ताकि वो बेहतरीन साफ काम करें, अन्यथा ड्रम फिल्टर की क्लीनिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बेरिंग्स वगैरह कुछ हैं तो उनको निकाल करके उन्हें लुब्रिकेट करके वापस लगा दीजिए, क्योंकि पानी का काम है, बेरिंग्स जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। एनारोबिक जोन्स कहीं बन रहे हैं तो उन्हें ज़रूर चेक करिए पूरे सिस्टम, टैंक के अलावा बाकी जो भी आपका सिस्टम है उसमें भी कहीं भी पानी डेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो एनारोबिक जोन बनने से हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस बनेगी जो एक सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करेगी, और अगर ये बनने लगा तो मछलियों का मरना तय है। आप इसे किसी तरह से हटा नहीं सकते, पानी चेंज करके ही और डेड जोन्स का खात्मा करके ही H2S से छुटकारा पाया जा सकता है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। 45 दिन के रूटीन कुछ इस प्रकार हैं कि यूवी स्टेरलाइज़र के क्वार्ट्स ग्लास ट्यूब को साफ़ करिए और सालाना लैंप को बदल दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लैंप धीरे धीरे ख़राब हो सकते हैं और कहीं फ्यूज़ हो गए तो आपको उसका इंडिकेशन आना चाहिए। ऐसा सिस्टम यूवी स्टेरलाइजेशन सेट में होना चाहिए। सोलर पैनल को क्लीन करिए अच्छी तरह से ताकि वो बेहतर एफिशिएंसी पर काम कर सकें। आप फीड स्टोरेज एरिया है वहाँ पर देखिए जो कोई रोडेंट्स तो नहीं वहाँ घुसे हुए हैं, उनके विष्ठा पड़े रहेंगे, उन सबसे बड़ा भयंकर इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, तो सब साफ़ सफाई करिए। बायोफिल्टर को मैनुअल के हिसाब से पूरी तरह से जैसा भी उसमें लिखा है थॉरोली उसको आप सर्विस करिए। जो इंजन्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, जनसेट्स हैं, इन सब में ऑयल के चेक किया जाए और ज़रूरत हो तो इंजन ऑयल को चेंज करिए, साथ में फ़िल्टर भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं उनको भी सफाई होनी चाहिए और अगर वो पुराने हो गए हैं तो उनको चेंज कर दीजिए। और जो बैटरीज़ लगी हुई हैं इन्वर्टर सिस्टम में या और कहीं भी जेनसेट्स को स्टार्ट करने के लिए, उन सब में जाके डिस्टिल्ड वाटर का भरना बहुत ज़रूरी है। वो लेड एसिड टाइप बैटरी होती हैं तो उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.200 से ऊपर ही होनी चाहिए। और टर्मिनल्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं, ये देखा गया है, इसकी वजह से सारा सिस्टम बाधित होता है। टर्मिनल कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, कभी भी रस्टेड नहीं होना चाहिए। इस तरह का ब्लू जमा हो जाता है, इसे आप हल्का गुनगुना पानी डालेंगे तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और इसको हल्का सा सैंड पेपर मार के और वैसलीन लगा के इसको फिर से टाइट करिए, एकदम बेहतरीन चमचमाता हुआ होना चाहिए, नहीं तो वोल्टेज नहीं मिलेगा और जो भी इस बैटरी का काम होगा वो काम कर नहीं पाएगी ये बैटरी। बटन सेल्स हैं, ये सब भी आज आपके डिजिटल जितने इक्विपमेंट्स हैं उसमें लगे होंगे। जो साइज़ की बैटरी है वो साइज़ मंगा के आप स्पेयर्स में रखें और 6 महीने में बदल ही दें इसको। आप इसको वेट मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि लो वोल्टेज जैसे ही होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब बिहेवियर करने लगता है। डिगैसर को क्लीन करिए इनसाइड से, कूलिंग टावर है उसकी भी साफ़ सफाई करिए इनसाइड से। ये सब काम बिल्कुल होना ही चाहिए। ऑक्सीजन प्रोब इसको सर्विस करिए, नई ऑक्सीजन प्रोब उसमें लगाइए, नया उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरिए, देखिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं। स्प्रे नोज़ल को बिल्कुल ही बदल दें,
ये जितने नोजल्स लगे हुए हैं सबको नया लगा दें, तब इनका फव्वारा बहुत अच्छा निकलता है, प्रेशर से निकलता है और ये ड्रम को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देता है। ये हर साल बदल दीजिए, इसको नया लगा दीजिए। और ड्रम फिल्टर बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 1 साल हो इसे बदल दें। हम लोग यहाँ 45 माइक्रोन का पूरा शीट रोल ला करके रखा है, हम लोग उसे सही समय पर बदल देते हैं, सारा झंझट ही ख़त्म, कोई टेंशन नहीं। तो और जितने भी पाइप सिस्टम है आपके यहाँ जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं जिसमें से पानी होके जाता है, उन सब में ब्लॉकेज को बहुत अच्छी तरह से देखिए। ब्लॉकेज को पहचानने के लिए आपको देखिए कि उसमें कहीं आवाज़ आ रही है गड़गड़ 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 करके, तो समझ जाइए आगे कहीं हवा भरी हुई है, कहीं ब्लॉकेज है। या इस तरह से अगर पानी विरलिंग होके जा रहा है तो भी आप समझ जाइए कि वहाँ ब्लॉकेज है। या जिस जगह से पानी आ रहा है उस जगह जो लेवल रहता है उससे ज़्यादा लेवल है, और जहाँ पे पानी जा रहा है वहाँ पे जो लेवल रहता है वहाँ पर लेवल कम है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। अक्सर फ़्लो मीटर लगा रहता है, उसमें भी रीडिंग आपकी बता सकता है वो कि आगे फ़्लो रेट कम हो गया है, इससे भी पता लगता है कि ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका सर्कुलेशन रुकेगा। सर्कुलेशन जो भी आपका निर्धारित है कि अगर 1 घंटे में 1 सर्कुलेशन पूरा हो जाता है, तो अगर वो 1.5 घंटे में होने लगा तो ऑक्सीजन की कमी, अमोनिया का बढ़ना और तमाम रोग पैदा हो जाएंगे, जिसको आप सुधारते सुधारते हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। इसलिए ब्लॉकेज को हटाना बहुत ज़रूरी है और उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। रनिंग ARAS पे कुछ और क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा है, नया हासिल किया है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।